मरियम नवाज़ और आज के व्लॉग में बात करेंगे कुछ इंतखाबात 2024 से मुतालिक। अब क्योंकि इंतखाबात ताख़ीर का शिकार तो हो नहीं रहे और ना ही इंतखाबात से मुतालिक कोई शकूक शुबहात रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है कि वो जो चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की लगाई गई पाबंदी थी मीडिया के ऊपर कि इससे मुतालिक कोई बात नहीं करनी, वो अब ख़त्म हो चुकी है और हमारे पास टोटली लाइसेंस है कि अब हम इंतखाबात से मुतालिक बात करें, क्योंकि इंतखाबात के रास्ते में हायल तमाम तर रुकावटें और तमाम तर जो कदगनें थी वो तो दूर कर दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने। और ये दूर की गई ज़ाहिर है जुम्मे को जो एक बड़ी रौनक लगी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद और फिर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऐसा फ़ैसला दिया जिससे ये वाज़े हो गया कि इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही होंगे और इसके रास्ते में हायल कोई भी अगर रुकावट है तो वो अब दूर कर दी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम इस वीडियो में क्या क्या बात करेंगे। आज की वीडियो में पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में जो इंतखाबात से मुतालिक मुकदमाबाजी थी वो कैसे रुक गई अचानक से, और फिर इसके बाद ये बात करेंगे कि मुख्तलिफ़ सियासी जमातें 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात से मुतालिक किस तरह से अपनी कैंपेन्स लेकर चल रही हैं और इन कैंपेन्स से बेसिकली उनको क्या फ़ायदा पहुँच सकता है। तो पहले बात करेंगे इंतखाबात से मुतालिक के क्या मुकदमाबाजी है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो इंतखाबात से कबल जैसे इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ करती है, इस दफ़ा भी हल्का बंदियाँ की गई और उन हल्का बंदियों से बहुत से लोग मुतासरा अफ्रीकैन थे जिन्होंने मुख्तलिफ़ मुतल्लिका अदालतों से रुजू किया और हाई कोर्ट्स में ये मुकदमे आए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 2 सूबाई जो हल्के थे बलूचिस्तान के, जिनमें के योब और शेरानी हैं, उनके हल्का बंदियों को चैलेंज किया गया और फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बहुत आउट ऑफ द वे जाके उन हल्का बंदियों को तब्दील कर दिया और इजाज़त दे दी। जो दरख्वास्त गुजार थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के सामने, जिनका ताल्लुक़ गालिबन जमीयत उलमा इस्लाम से है, उनकी पिटीशन को अलाउ कर दिया गया। और इसी फ़ैसले के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ने अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट में। और इलेक्शन कमीशन, क्योंकि आपको पता है आजकल इमरजेंसी अपीलें भी ले आता है और उन पर फ़ैसले हो जाया करते हैं, तो इलेक्शन कमीशन की अपील आज फिर एक अलाउ हो गई। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इंतखाबात की जो इंतखाबात जो होने हैं 2024 के 8 फरवरी 2024 को, उससे जुड़े जो हल्का बंदियों पर एतराज़ात हैं वो अब इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद गैर मौसर हो चुके हैं और वो बरकरार नहीं रखे जा सकते। तो जितने भी मुकदमे हैं अब हाई कोर्ट्स के अंदर, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, चाहे वो पेशावर हाई कोर्ट में है, सिंध में है, बलूचिस्तान में है, वो तमाम के तमाम मुकदमे सुप्रीम कोर्ट के इस एक फ़ैसले से गैर मौसर हो चुके। सुप्रीम कोर्ट ने आज जब ये केस सुना तो इस केस के दौरान जजेस के अहम रिमार्क्स आए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जो कि जुम्मे को चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के हमरा उस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल किया, उसी बेंच के 2 अरकान आज भी यानी कायम मुकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मनल्ला पर मुश्तमिल बेंच ने हल्का बंदियों से मुतालिक तमाम तर मुकदमात भी रोक दिए। अब हाई कोर्ट्स में जितने मुकदमात हैं हल्का बंदियों को चैलेंज करने वाले, वो मुकदमात रुक गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इसी तरह के डिफरेंट केसेस लगे हुए थे जिनमें इलेक्शन कमीशन के वकील ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक को ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दे दिया है कि जो इंतखाबात से मुतालिक इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद मुकदमात हैं वो नहीं चल सकते। तो उसके बाद चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि आप हमें सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला दे दें और फिर हम ये जो तमाम तर केसेस हैं इनसे मुतालिक एक ऑर्डर जारी कर देंगे। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये डिसाइड कर लिया है कि हल्का बंदियों को चैलेंज करने वाले जितने केसेस हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ख़त्म हो गए। इसी तरह बाकी तमाम अदालतों के अंदर जो कि मातहत अदालतें हैं वहाँ से भी ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ जाने के बाद ये केसेस गैर मौसर हो गए। इसके साथ ही चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये भी की कि क्या आप इस तरह का रिलीफ अदालत से मांग के उन पर तौहीन अदालत लगवाना चाहते हैं। यानी उन्होंने कहा मुझ पर भी तौहीन अदालत लगाना चाहते हैं। यानी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक इशारा कर रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट ने जुम्मे को, यानी चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अली बाकर नजफ़ी के बारे में। और इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने जुम्मे को जब लाहौर हाई कोर्ट वाले फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील पर जस्टिस अली बाकर नजफ़ी के ख़िलाफ़ ऑर्डर में ये लिखवाया कि वो मिसकंडक्ट के एक तरह से मुर्तकिब हुए और उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट ही नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म आने के बाद हाई कोर्ट इस तरह के मामलात में नहीं पड़ सकती। बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ ये हुई कि रिटन ऑर्डर के अंदर जस्टिस अली बाकर नजफ़ी का कोई ज़िक्र नहीं था। यानी जो कहा जाता है ना कि अदलिया हो, सहाफ़ी हो हम, या कोई भी इदारा हो, जैसे फ़ौजियों के बारे में भी कहा जाता है, जर्नेल हो, ये सब जब अपने बंदे के ऊपर बात आए तो उसको बचा जाते हैं। और फिर यही हुआ
जज के बारे में जो ऑब्जर्वेशंस थी वो फैसले का हिस्सा नहीं थी। और अब जब ये केस चलेगा जनवरी में, तो फिर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट दोबारा जस्टिस अली बाकर नजफ़ी का किस्सा छेड़ती है या फिर उमैर नियाज़ी की तौहीन अदालत के ऊपर ही रहती है। खैर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो आज ये कह दिया है कि ये जो तमाम तर मेस बना हुआ है इसको कहीं ना कहीं सिमटना है, यानी इंतखाबात होने हैं तो उसको होने दें। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जब आज ये केस सुना गया जो कि बलूचिस्तान में 2 सूबाई नशस्तों की हल्का बंदियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील थी और वो मंजूर हुई और सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया इलेक्शन कमीशन को एक दफ़ा फिर, तो उस केस के अंदर जस्टिस अतर मनिल्ला ने अहम रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात शफाफ कराना है। यानी वही बात जो हम मुसलसल कर रहे हैं कि इंतखाबात तो हो रहे हैं, ठीक है, पहले ये वाले स्पेकुलेशंस आई थी कि शायद इलेक्शंस नहीं होंगे, इलेक्शंस डिले हो जाएंगे, लेकिन अब वो तमाम तर दूर हो गई हैं। तो जो अगला स्टेप है वो ये कि इंतखाबात ये कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि जो इंतखाबात होंगे वो शफाफ होंगे, उस पर तमाम तर फरीक़ैन रज़ामंद होंगे, उस पर जो इलेक्शन से मुतालिक लास्ट टाइम की तरह ये नहीं कह दिया जाएगा कि RTIs बिठा दिया या किसी एक को इलेक्शन रिग करके लाया गया। तो इन तमाम तर चीज़ों का रास्ता रोकने के लिए, इन तमाम तर जो इलेक्शन से जुड़े प्रॉब्लम्स होते हैं या इलेक्शन से जुड़ी जो भी स्पेकुलेशंस होती हैं, उनके रास्ते को किस तरह से इलेक्शन कमीशन रोकेगा, इन शकूक व शुबहात को किस तरह से कट डाउन किया जाएगा, ये देखना है इलेक्शन कमीशन ने। और फिर यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी ये बात महसूस तो कहीं ना कहीं हो रही है, जस्टिस अतर मनिल्ला के रिमार्क से ये महसूस हुआ कि इंतखाबात पर शकूक व शुबहात हैं, उनको शफाफ बनाना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। उनको शफाफ बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन क्या स्टेप्स लेती है ये देखना होगा। और इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह के इल्ज़ामात लगाती आई है। खैर, इस सब के बाद अब ये तो क्लियर हो गया कि इंतखाबात 8 फरवरी को हो रहे हैं, तो अगला स्टेप ये है कि तमाम तर जो सियासी जमातें हैं मुल्क में वो किस तरीके से कैंपेनिंग कर रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वर्चुअल जलसा किया। ज़ाहिर है बेचारों के पास कोई और चांस भी नहीं है, बाहर निकल नहीं सकते, गिरफ़्तार हो जाते हैं। जो उनके कुछ रोपोश लीडरान हैं जिसमें कि उमर अयूब हैं, जुल्फ़ी बुखारी हैं, कंवल शोज़ब है, ज़रताज गुल है, शहबाज गिल साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ाहिर है कि बुरे हाल है। तो उनके जो लीडरान हैं उन्होंने कल अपने वर्चुअल जलसे से खिताबात किए और ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जिस वक्त उनका ये वर्चुअल जलसा चल रहा था उस वक्त इंटरनेट को स्लो कर दिया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये इल्ज़ाम है कि PTI ने इंटरनेट स्लो कर दिया था उनके जलसे के वक्त। खैर, पाकिस्तान में जितना अच्छा इंटरनेट चलता है उसको ये भी रीज़न हो सकती है कि जब बहुत सारे लोग एक टाइम पे यूज़ करें, तो खैर क्या कहूँ। इससे पहले 9 और 10 मई को पहली बार इंटरनेट को बंद भी रखा गया था। 3-4 दिन के लिए इंटरनेट डिसरप्शन रही थी और फिर हमें मालूम पड़ा कि इससे पहले ये तसव्वुर नहीं था कि 9-10 मुहर्रम या इस तरह के वाक़यात के अलावा कभी वो भी सिग्नल्स बंद होते हैं, इंटरनेट लैंडलाइंस पे ऑन रहते थे। लेकिन ये बड़ा अजीब हुआ कि 9 और 10 मई को इंटरनेट था ही नहीं। और फिर गुज़िश्ता रात का जो इल्ज़ाम था वो किसी सूरत जो है वो काबिल कबूल नहीं भी हो सकता। उसकी रीज़न ये है कि PTI की जानिब से या जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इंटरनेट को जानबूझ के स्लो किया गया, उसके कोई प्रूफ्स नहीं है। और ये ज़रूर जो नेटवर्किंग साइट्स हैं वो ये कहती हैं कि जो फंक्शनिंग थी कुछ ऐप्स की, जिसमें कि x.com शामिल है, यूट्यूब शामिल है, फेसबुक शामिल है, वो स्लो ज़रूर थी, लेकिन खैर बंद नहीं किया गया था। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या इंतखाबात लड़ने के लिए इस तरह के वर्चुअल जलसे कामयाब हो सकते हैं? कितने लोग हैं पाकिस्तान में जो कि स्मार्टफ़ोन रखते हैं और कितने लोग हैं पाकिस्तान में जो स्मार्टफ़ोन रखने के बावजूद स्मार्टफ़ोन पर कही गई बातों से इतना जो है वो इंटिमिडेट होंगे कि जो एंड पे वोटर बिहेवियर होता है, यानी जो लास्ट मोमेंट के ऊपर जाके किसी शख्स ने वोट करना है, वो कितना मुतासिर होता है वर्चुअल जलसों से। ये अब एक नया ट्रेंड है जिसको कि देखना होगा। इसके अलावा जो दीगर सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें एक्टिव नज़र आती है, उनके जलसे जारी हैं, बिलावल भुट्टो KP गए, इसके अलावा दीगर पंजाब साइड पे भी उनके जलसे जारी हैं और बड़े ज़ोरों शोर से वो कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन PMLN कहीं बड़ी माइनस है, मरीम नवाज़ कहीं महीने में एक आध जलसा कर देती हैं, लेकिन अब इंतखाबात में सिर्फ 50 रोज़ बाकी रह गए हैं। इन 50 रोज़ के अंदर इतनी गहमा गहमी होनी चाहिए पिछले इंतखाबात की तरह कि लग पता जाए कि मुल्क में फ़ाइनली इलेक्शंस होने जा रहे हैं और ये वो इलेक्शंस है जो तमाम तर सियासी जमातें मांग रही थी। यानी निगरान सेटअप्स आए तो
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और दीगर जो हमारी बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, उन सबको ये प्रॉब्लम था कि नहीं इलेक्शंस फ़ौरी होने चाहिए, सबका मुतालबा एक था। तो जब अब इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शन से मुतालिक तमाम तर शकूक व शुबहात, चलो पहले लास्ट वीक तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, अब तो वो ख़त्म हो गए हैं। तो वो गहमा गहमी, वो जो एक हलचल होती है, वो हमें कहीं नज़र नहीं आती। यानी इस्लामाबाद में बेशक वैसे इस्लामाबाद को कहते हैं बड़ा ठंडा शहर है, यहाँ पर लोग इतना बाहर नहीं निकलते, लेकिन इंतखाबात के दिनों में इस्लामाबाद में भी गहमा गहमी देखने वाली होती है। 2013 की तो मुझे याद नहीं, लेकिन 2018 की गहमा गहमी वाकई काबिल ज़िक्र थी। अब प्रॉब्लम ये है कि बिल्कुल खामोशी है, यानी सोशल मीडिया के ऊपर लड़ाइयाँ या सोशल मीडिया के ऊपर जलसे करने से इंतखाबात नहीं लड़े जाते। एंड टाइम पे वोटर को आप कैसे इतना जो है वो मुतासिर करेंगे कि वो जब पोलिंग बूथ के अंदर जाएगा तो वो आपके ही निशान के ऊपर मोहर लगाएगा। और फिर दूसरी चीज़ ये कि मुल्क में जो इंतखाबात को लेकर एक माहौल बना हुआ है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक नैरेटिव क्रिएट किया हुआ है कि बस इंतखाबात होंगे तो वो हर सूरत धांधलीशुदा ही होंगे, क्योंकि उनके जो लीडरान हैं वो तो टोटली माइनस है, यानी इमरान खान कहीं नहीं है, उसके अलावा जो उनकी दीगर पूरी पार्टी है उसको तोड़ मरोड़ के इधर उधर कर दिया। ऐसे माहौल के अंदर आप लोगों का ट्रस्ट कैसे गेन करोगे, उनको कैसे मुतासिर करेंगे कि वो घरों से निकल कर पोलिंग बूथ तक तो आएँ? तो यानी टर्न आउट का भी बड़ा मसला होगा। अब ये तमाम चीज़ें सियासी जमातों को सामने रखनी है। आपने लोगों को इतना इन 1-2 माह में जो है वो करना होता है, पुश करना होता है, या उनको इतना मोटिवेट करना होता है कि वो कम से कम इस इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने को तो तैयार हों। तो मेरा ख़्याल है कि सियासी जमातों को ये सोचना चाहिए कि अदालतें अपना रोल प्ले कर रही हैं, अदालती निज़ाम हमारा किसी वजह से ही उस नंबर पर है, यानी 138वें नंबर पर है, तो उसको छोड़ दें। लेकिन आप अपना तो कम से कम थोड़ा-सा प्रोसेशन जो है उसको तेज़ करें और आगे बढ़ें, ताकि जो लोग हैं उन्हें असर हो, वो बाहर निकलें, आपके जलसे जुलूसों में चलें। मतलब ये वाली फ़ियर अब छोड़ देना कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है तो सब लोग उसको सपोर्ट करेंगे, छोड़ दें। अपने-अपने पावर शोज़ करें, लोगों को ये तासुर दें कि इस मुल्क में 5 साल के, बल्कि 5 साल से अब अरसा ऊपर हो चुका है, 5 साल के बाद ये इंतखाबात होने जा रहे हैं और उसमें सिर्फ 50 दिन रहते हैं और इतनी खामोशी, इतना सन्नाटा। मेरा ख़्याल है कि हम सबको जो ये एक मायूसी की स्टेट है उससे निकलने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। मीडिया पर तो गहमा गहमी हमें नज़र आती है, लेकिन ग्राउंड पर वो गहमा गहमी मिसिंग है और इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।